हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैंप। आज हम यूएफसी डाटा एनालिसिस करेंगे। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके उनकी थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे। फिर हम डाटा को इंपोर्ट करेंगे और डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद जो डाटा में मिसिंग वैल्यूज होंगी उनको हम डील करेंगे, और फाइनली हम डाटा विजुअलाइजेशन करेंगे। कोड स्टार्ट करने से पहले जो ओनर ऑफ द कोड है मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूं, जो कि अगर आपका कैगल अकाउंट है तो आप कैगल अकाउंट जो ऋषभ पांडे कैगल अकाउंट में आप जाएंगे, जो लिंक है गिवन है, तो आप उनको फॉलो यूजर करके आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनल ओनर ऑफ द कोड है। और नेक्स्ट उनका ये ट्विटर अकाउंट है, जो कि आप अगर आप ट्विटर यूज करते हैं और तो आप उनको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम कोड पर आते हैं, तो पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो है ये एक फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट है, जो कि अलाउ करता है बोथ स्ट्राइकिंग एंड गैबलिंग, बोथ स्टैंडिंग एंड ऑन द ग्राउंड। और जो टेक्निक्स हैं वो यूजिंग टेक्निक्स फ्रॉम द अदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट्स, जो कि टेक्निक्स बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स के भी यूज किए जाते हैं। जो यूएफसी है ये एक अमेरिकन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लास वेगास नेवाडा में बेस करती है, और ये लार्जेस्ट एमएमए प्रमोशन है दुनिया में, और फीचर करती है टॉप रैंक्ड फाइटर्स ऑफ द स्पोर्ट। ये जो यूएफसी ये वर्ल्ड वाइड इवेंट्स बनाती है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड इवेंट्स होते हैं इसके, दैट शोकेस 12 वेट डिविजन्स एंड अबाइड बाय द यूनाइटेड रूल्स ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ये स्पोर्ट जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें इवन के अगर कोई फुली एक्सपीरियंस्ड फाइटर भी होता है तो होता है कि वो भी अक्सर स्टार्टिंग में ही नॉकआउट हो जाते हैं, स्टार्टिंग में ही हार जाते हैं। तो काफी अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट है ये। तो जो विजुअलाइजेशन हम करेंगे, हम देखेंगे कि एज और हाइट जो है वो कैसे रिलेट करती है आउटकम के साथ, कि एज ज्यादा हो या कम हो तो उससे रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है, और हाइट भी सिमिलरली स्मॉल हो या ज्यादा हो तो उससे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। तो सेकंड हम विजुअलाइजेशन से देखेंगे कि जो मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस हैं यूएफसी में वो कौन सी हैं, और हम थर्ड में हम देखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर वे क्या है फाइट जीतने का, कि आइदर नॉकआउट पॉपुलर तरीका है जीतने का, या फिर जो जजेस डिसीजन देते हैं वो पॉपुलर तरीका है, या रेफरी रोक लेता फाइट को। तो लास्ट में फिर हम कंपेयर करेंगे टेक्निक्स को जो कि फाइटर्स यूज करते हैं राउंड्स में। राउंड 1 में क्या उनकी टेक्निक होती है, और लास्ट राउंड में उनकी क्या टेक्निक होती है। तो अब हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास जो है ये पाइथन लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। पांडास हमें अलाउ करता है कि हम वेरियस फाइल फॉर्मेट्स से डाटा को इंपोर्ट कर लें, जो कि डाटा फाइल फॉर्मेट फॉर एग्जांपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो, या फिर जेसॉन की कोई फाइल हो, या फिर एसक्यूएल हो, या सीएसवी फाइल हो। तो हम इस तरह के जो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं उनसे डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं पांडास को यूज करके। इसके अलावा पांडास हमें अलाउ करता है कि हम वेरियस डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस कर सकें, जैसे मर्जिंग, रीशेपिंग, सिलेक्टिंग एज वेल एज डाटा क्लीनिंग और डाटा wrangling। तो पांडास काफी एक स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं पाइथन में। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट numpy एज np। numpy जो है इसका मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन, जो कि लाइब्रेरी है। मल्टी डायमेंशनल अरे हम बना सकते हैं numpy को यूज करके, और ये कलेक्शन ऑफ रूटीन्स है फॉर प्रोसेसिंग दोज अरेज, जो कि हम अरेज बनाते हैं। और ये numpy को हम यूज करके मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अरेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं matplotlib.pyplot as plt। मैटप्लॉटलिब जो है ये एक अमेजिंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं 2D
प्लॉट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सीबॉर्न SNS। सीबॉर्न भी एक अमेजिंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं फॉर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स प्लॉटिंग के लिए, और ये काफी ब्यूटीफुल डिफॉल्ट स्टाइल्स हमें प्रोवाइड करता है और कलर पैलेट्स भी टू मेक स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स मोर अट्रैक्टिव। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इंपोर्ट वार्निंग्स। वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स। वार्निंग्स हम यूज करते हैं टू इग्नोर वार्निंग्स। जो हमारे पास वार्निंग्स आती हैं तो हम उनको इग्नोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं फ्रॉम प्लॉटली डॉट ऑफलाइन इंपोर्ट प्लॉटली JS और फ्रॉम प्लॉटली प्लॉटली भी हम यूज करते हैं कि चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, और ये 40 यूनिक चार्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। हम 40 यूनिक चार्ट्स बना सकते हैं, और ये हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, जियोग्राफिक, साइंटिफिक या 3 डायमेंशनल यूज केसेस के लिए। प्लॉटली जो है, ये प्लॉटली चार्ट्स जो होती हैं वो डायनामिक होते हैं नेचर में। हम अगर जो चार्ट है उस पे अपना माउस कर्सर हवर करें तो जो वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे जो वैल्यू उस कर्सर पर आ रही होती है तो वो हमें डायनामिकली शो कर रहा होता है। उसके अलावा हम जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आउटलायर्स को डाटा सेट में। नेक्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कफलिंग्स एज CF। कफलिंग भी एक काफी बेहतरीन लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं, जो कनेक्ट करता है प्लॉटली को विद पांडास, ताकि हम क्रिएट कर सके चार्ट्स को डायरेक्टली ऑन डाटा फ्रेम्स, और ये एक प्लगइन की तरह काम करता है। नेक्स्ट इन इट नोटबुक। नेक्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट चार्ट स्टूडियो डॉट प्लॉटली SP1। चार्ट स्टूडियो जो है ये ऑनलाइन प्लॉट मेकर टूल है जो कि प्लॉटली की तरफ से अवेलेबल है हमें, और ये प्रोवाइड करता है हमें GUI फॉर इंपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इनटू अ ग्रिड एंड यूजिंग स्टैट्स टूल्स। ये इट इज मेनली यूज्ड टू इनेबल क्रिएटिंग ग्राफ्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। हम चार्ट स्टूडियो को यूज करके एफिशिएंटली और फास्ट बना सकते हैं ग्राफ्स वगैरह। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं फ्रॉम प्लॉटली डॉट ग्राफ hobby JS as go
invalid syntax from plotly dot graph objss को ओके इंपोर्ट और इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट plotly dot figure factory as ff import plotly dot offline as offline। अब हम यूज कर लेते हैं इंपोर्ट स्क्वेरिफाई। स्क्वेरिफाई हम यूज करते हैं ट्री मैप्स के लिए। ट्री मैप्स जो है ये विजुअलाइजेशन है जो कि स्प्लिट करता है द एरिया ऑफ आर चार्ट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ आर डेटा पॉइंट्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो दे डिस्प्ले शेप्स इन साइजेस अप्रोप्रिएट टू देयर वैल्यू। जितने बड़े रेक्टेंगल्स होंगे तो वो हायर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इंपोर्ट रैंडम। रैंडम इसके नाम से ही अगर हम कोई अंदाजा लगाए तो हम रैंडम स्टफ्स के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जो यूज करते हैं या कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो कोई रैंडम नंबर्स हमने जब जनरेट करने होते हैं तो हम रैंडम मॉड्यूल को यूज कर लेते हैं, या फिर हमने कोई लिस्ट वगैरह से हमने कोई रैंडमली एलिमेंट्स को चूज करना होता है तो हम रैंडम को यूज कर लेते हैं। तो ओवरऑल हम रैंडम स्टफ के लिए रैंडम को यूज करते हैं। तो इंपोर्ट ऑपरेटर यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग डिक्शनरीज। और लास्ट में आई थिंक इतना ही। अब हम डेटा को रीड कर लेते हैं तो उसके लिए df is equal to pd dot read csv data dot csv df dot head। तो डॉट हेड मेथड सबसे पहले जो रीड csv है ये हमारी जो csv फाइल है जो कि एक्सेल फाइल है उससे डाटा को रीड करता है, और जो रीड किया वो हमने df में स्टोर कर लिया और उसके बाद हमने डॉट हेड मेथड कॉल किया। हेड नेम से ही पता लग रहा है कि जो स्टार्टिंग रोज होंगी या स्टार्टिंग डाटा होगा ये वो रिट्रीव करेगा। तो हमने हेड मेथड कॉल किया डॉट हेड मेथड, और उसमें मैंने 2 वैल्यू दी है जो कि मुझे टॉप 2 रोज रिट्रीव करके दे रहा है। तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम्स 895 कॉलम्स हैं, और बी प्रेफ जो लिखा हुआ ये प्रीवियस फाइट्स जो कि ब्लू फाइटर ने लड़ी हैं वो वाली वैल्यूज मेरे पास इस कॉलम में आ जाएंगी। बी स्ट्रीक जो स्ट्रीक मेंटेन की है ब्लू फाइटर ने उसकी वैल्यूज मेरे पास इस कॉलम में आ जाएंगी, और बी एज ऑफ द ब्लू फाइटर और वैल्यूज जो होंगी बी एज वाले कॉलम में आ जाएंगी। इसी तरह बी हाइट ऑफ द ब्लू फाइटर, बी होम टाउन जो कि ब्लू फाइटर के होम टाउन का जो होम टाउन होगा वो मेरे पास डाटा जो है होम टाउन वाले कॉलम में आ जाएगा। बी आईडी ऑफ द ब्लू फाइटर, लोकेशन ऑफ द ब्लू फाइटर, नेम ऑफ द ब्लू फाइटर, तो नेम मार्विन वेटोरी जो कि फाइटर है, इसी तरह कार्लोस डिएगो फिरेरा। तो उसके बाद वेट जो उनका वेट है 84 मार्विन वेटोरी का, इसी तरह 70 कार्लोस का, एंड सो ऑन। तो हमारे पास काफी ज्यादा जो है कॉलम्स हैं, इस वजह से हमारे पास ये डॉट डॉट गिवन है जो कि हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। आगे हमारे पास काफी कॉलम्स है जिसको इसने शॉर्ट करके बता दिया कि, और उसके बाद फिर हमें एंडिंग जो कॉलम्स है वो सामने हमें साथ इसने डिस्प्ले कर दिए। विन बाय में जो तरीका जिस तरीके से जो फाइटर जीता है वो हमारे पास होगा। इसका मतलब है कि डिसीजंस
जो कि जजेस ने प्रोवाइड किया डिसीजन और सबमिशन एंड सो ऑन। और विनर कौन था, रेड फाइटर था या फिर ब्लू फाइटर था, हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब हम कर लेते हैं, हम इन्फो देख लेते हैं। तो df.info, तो टोटल जो रेंज है वो 1477 की है, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और 1476 पे एंड हो रही है। और जो डाटा टाइप है, क्लास है, वो हमारे पास डाटा फ्रेम है। कॉलम्स 895 है, जो कि बी प्रेफ से स्टार्ट हो रहा है। और विनर लास्ट हमारे पास कॉलम है। और हमारे पास 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं डाटा फ्रेम में। फ्लोट की वैल्यूज जो है वो 873 है, और इंटीजर वैल्यूज जो है वो 13 है, और 9 हमारे पास ऑब्जेक्ट वैल्यूज है। और जो डाटा सेट की मेमोरी साइज है वो है 10.1 प्लस 10.1 से ज्यादा मेमोरी है, या ऑलमोस्ट 10.1 के आगे पीछे। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट हमारे पास कॉलम्स हैं हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 895 कॉलम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा है। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, उनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कॉलम है बी प्रेफ, जो कि हम देख चुके हैं हमारे पास प्रीवियस फाइट्स बाय ब्लू फाइटर। उसके बाद बी एच प्रीवियस फाइट जो है, हम जब प्रीवियस फाइट हमें एक्सपीरियंस का अंदाजा भी लगाने में हेल्प करता है। कोई भी फाइटर हो तो हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जरूर देखते हैं। प्रीवियस जो फाइट्स होती हैं उसमें कितनी फाइट्स लड़ी हैं और कितनी फाइट्स जीती हैं, तो वो हमें एक प्रिडिक्शन करने में आसानी बनाता है कि हम एटलीस्ट ओवरऑल तो अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट है, लेकिन हम एटलीस्ट हम फिर भी थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं कि एक्सपीरियंस लेवल के मुताबिक कि फाइटर जो है वो नेक्स्ट फाइट जीतने के काबिल है या नहीं, ओपोनेंट के मुताबिक। इसी तरह एज जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर एज 40 प्लस है तो ऑब्वियसली उसकी जो फाइटिंग स्किल है वो काफी स्लो हो जाएगी, फाइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर वो टू यंग है, जैसे 20 ईयर्स ऑफ एज, तो ये भी एज जो है, इस एज में भी उसकी स्किल्स जो है वो मैक्सिमम लेवल पे नहीं होंगी। तो एज भी हमें काफी एनालिसिस में हेल्प करेगा। और भी एज है एज ऑफ ब्लू फाइटर, भी हाइट of blue fighter, be weight of blue fighter। इसके बाद भी लोकेशन, of blue fighter, भी hometown,
सिमिलरली यहाँ पर मैं R लिख लेता हूँ, जिसमें डाटा जो है वो रेड फाइटर का होगा, तो रेड। और अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स होंगे वो डेट भी है, जो कि है डेट ऑफ द फाइट, विन बाय, जो कि हम देख चुके हैं कि हाउ डिड द फाइटर विन द फाइट, क्या वो जो रिजल्ट है वो डिसीजन से हुआ या फिर सबमिशन के ओ एंड सो ऑन, या कोई और रीजन थी। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं आउट ऑफ 895, और हम इनमें काफ़ी एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं या जो टेक्निक्स यूज़ की हैं, तो काफ़ी एनालिसिस अभी हमने आगे करनी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि df.describe, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जो डाटा वो 1477 है। जो प्रीवियस फाइट्स हैं, जो ब्लू फाइटर्स हैं, उनमें जो प्रीवियस फाइट्स के अगर हम मिनिमम देखें कि मिनिमम 0 है, जिसका मतलब है कि फाइटर्स जो हैं डेब्यू करने वाले भी हैं डाटा सेट में, और मैक्सिमम हमारे पास 11 है कि जिन्होंने प्रीवियसली 11 मैचेस लड़ी हैं या 11 फाइट्स लड़ी हैं। फिर हमारे पास ब्लू फाइटर्स की स्ट्रीक है और मिनिमम जो है वो 0 अगेन, मे बी डेब्यू कोई डेब्यू करने वाला हो, या और मैक्सिमम 7 है कि जो ब्लू फाइटर्स हैं उनमें हम स्ट्रीक मेंटेन करने वाले जो फाइटर है या कोई एक फाइटर है इसने स्ट्रीक मेंटेन की है 7 फाइट्स की। अगर एज को हम एनालाइज करें तो ब्लू फाइटर्स में मिनिमम एज जो है वो 20 है और मैक्सिमम एज जो है वो 46 है। तो 46 फाइटिंग के लिए थोड़ी ज्यादा आई थिंक, और एवरेज हम देखें तो एवरेज जो एज है वो है 30। तो एवरेज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्लू फाइटर्स हैं वो ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो 30s के आगे पीछे होते हैं। नेक्स्ट जो हाइट है, हाइट में हमारे पास मिनिमम 152 है और मैक्सिमम हमारे पास 213 है। इसी तरह हम वेट अगर एनालाइज करें तो वेट में मिनिमम वेट 52 kg है, मैक्सिमम वेट है 120 kg, और एवरेज जो है वो है 73 kg की, जो कि नॉर्मल वेट है। इसी तरह हाइट जो एवरेज वो 177 की है। तो बाकी जो ये कॉलम्स, हम इन कॉलम्स में अगर हम ग्रैपलिंग टेक डाउन्स को देखें तो ये टेक्निक्स हैं जो कि फाइट्स में फाइटर्स यूज करते हैं। अब हम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिंट कर लेते हैं। साथ में हम ये देख लेते हैं कि डेटा सेट में ब्लू फाइटर्स कितने हैं और डेटा सेट में रेड फाइटर्स कितने हैं। तो उसके लिए प्रिंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में हम देखेंगे df.shape 0, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंट नंबर ऑफ ब्लू फाइटर्स, और इसका निकालने का तरीका है कि हम लेंथ मेथड यूज करेंगे, df.length
बी ID डॉट यूनिक। तो जो यूनिक आईडीज हैं उनकी टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमें नंबर ऑफ ब्लू फाइटर्स कैलकुलेट कर देगी। नेक्स्ट हम कर लेते हैं RID और रेड। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो 1477 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, और ये रिकॉर्ड्स जो हैं ये 2013 और उसके बाद के हैं। और जो ब्लू फाइटर्स हैं वो हैं 715 और रेड फाइटर्स जो हैं वो हैं 627। नेक्स्ट अब हम नल वैल्यूज देख लेते हैं कि डाटा सेट में हमारे पास कितनी नल वैल्यूज हैं कॉलम्स में। तो उसके लिए df डॉट इज नल मेथड कॉल करेंगे और हम करेंगे साथ में सम। एक्सिस हम रख लेते हैं 0। तो जो हमारे पास ब्लू एज वाला कॉलम था उसमें हमारे पास 3 नल वैल्यूज हैं, बी हाइट में हमारे पास 1, होम टाउन में 6 एंड सो ऑन। और जो आर राउंड 5 टिप न्यूट्रल टाइम और इस तरह के जो 2 और कॉलम्स हैं उनमें 1333 हमारे पास नल वैल्यूज हैं। विन बाय में 16 है और विनर में हमारे पास कोई नल वैल्यू नहीं है। हम डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज को डील करने के लिए। हम नल वैल्यूज की जगह 0 भी रख सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान होगा। इससे ये होगा कि जो डाटा हमारे पास है वो ओरिजिनल शेप में नहीं रहेगा, वो डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि जो नल वैल्यूज जहाँ जहाँ कॉलम जिन कॉलम्स में है, हम उन कॉलम्स की जो एवरेज वैल्यू है हम नल वैल्यूज में वहां रिप्लेस कर दें विद एवरेज वैल्यू। जो कॉलम है, कॉलम की जो एवरेज निकल रही है एवरेज वैल्यू, तो हम रिप्लेस कर दें नल वैल्यू को कॉलम के एवरेज वैल्यू के साथ। और इसके लिए हम मीन या मीडियन यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास नल वैल्यूज काफी कम है, जैसे कि एज में सिर्फ 3 है, हाइट में 1 है आउट ऑफ 1477, तो हम ऐसी सिचुएशन में ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो उससे हमारे जो ओरिजिनल डाटा उस पर कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो हम जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं हम सिर्फ उनको देख लेते हैं। तो जो कि हम ऑलरेडी नल वैल्यूज से देख सकते हैं कि हमारे पास एज हाइट जो है उसमें नल वैल्यूज हैं, तो हम इनको मीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, एवरेज वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं नल वैल्यूज को। तो उसके लिए df b age is equal to age dot fill and a np dot mean, और मीन है df b age। तो जो एज कॉलम है उसकी मीन वैल्यू जो है वो आ जाएगी वहां पर जहां पर नल वैल्यूज होंगी बी एज कॉलम में। और रिप्लेस करने के लिए हमने डॉट फिल एन ए मैथड यूज किया है कि जहां जहां नल वैल्यू हो उसको नल वैल्यू को रिप्लेस कर दें विद द मीन वैल्यू ऑफ द बी एज कॉलम। नेक्स्ट हम कर लेते हैं df b height is equal to dot fill in a अब हम रेड फाइटर्स जो हैं उनके लिए भी सेम कर लेते हैं कि जहां जहां नल वैल्यूज हो वहां पर रिप्लेस हो जाए एवरेज मीन वैल्यू के साथ। तो R और अब हम डाटा विजुअलाइजेशन के पार्ट पर आते हैं। हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज साथ करते हैं कि जो हमारे पास डाटा सेट है, जो ब्लू फाइटर्स है और रेड फाइटर्स हैं, उनमें कौन ज्यादा जीत रहा है
according to our data set. तो उसके लिए temp is equal to df winner dot value counts, और फिगर बनाने के लिए हम बना लेते हैं fig is equal to data temp dot values labels temp dot index लास्ट में हम जो आई प्लॉट हमने इंपोर्ट किया था हम वो यूज करेंगे, तो और हम फिग पास करेंगे, फाइल नेम इक्वल टू अब हम चलाते हैं तो जो रेड फाइटर्स हैं टोटल उन्होंने 58.7 फाइट्स जीती हैं या 867 फाइट्स जो हैं वो टोटल जीती हैं, और जो ब्लू फाइटर्स हैं उन्होंने 584 फाइट्स जीती हैं और 39.5% उसकी टोटल बनती है कि 39.5% फाइट्स उन्होंने जीती हैं। नो कॉन्टेस्ट जो है 17 टोटल नो कॉन्टेस्ट हुए, कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। अगर परसेंटेज के मुताबिक हम कहें तो 1.15% जो है वो नो कॉन्टेस्ट की है कि कोई कॉन्टेस्ट जिनमें नहीं हुआ, और जो ड्रॉ मैचेस हैं वो टोटल 9 है और परसेंटेज के मुताबिक 0.609% मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। तो काफ़ी बेहतर हमारे पास ये विजुअलाइजेशन आई है जिसमें हम माउस को होवर करें तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं साथ में। अब हम नेक्स्ट एज देख लेते हैं कि एज जो है वो कितना क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी स्पोर्ट में। तो हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज देखेंगे डाटा सेट में, जो हमारे पास डाटा सेट में। तो उसके लिए फिग
AX is equal to PLT dot subplots 1 2 fixed size is equal to 15.5. तो डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो ब्लू फाइटर्स हैं और रेड फाइटर्स हैं, दोनों में जो फाइटर्स मोस्टली 27 से लेकर 35 तक, काफी ज्यादा जो फाइटर्स हैं उनकी एज जो है वो 27 से लेकर 35 तक लाई कर रही है, ब्लू के लिए भी। और अगर हम रेड का भी देखें तो जो ज्यादा फाइटर्स हैं वो उनकी एज जो है वो 27 से 35 तक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि एज के मुताबिक हम विनर्स देख लेते हैं कि कौन सी एज वाले जो फाइटर्स हैं उन्होंने ज्यादा मैचेस जीते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्लू के लिए देख लेते हैं। तो बी एज इज इक्वल टू DF डॉट ग्रुप बाय बी एच डॉट काउंट और winner. Not sort values. X is equal to 0. Sending जो है हम false रख लेते हैं। Blue is dot head. तो ब्लू फाइटर्स में जो सबसे ज्यादा फाइट्स जीत गई हैं वो एज जो थी वो 30 है कि 30 इयर्स ऑफ एज वाले जो फाइटर्स थे उन्होंने 164 फाइट्स जीती हैं। और सेकंड पे 33 इयर्स ऑफ एज वाले फाइटर्स ने 138 फाइट्स जीती हैं। अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो टॉप फाइटर्स, जो टॉप विनिंग हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो 27 या ऑलमोस्ट जो है वो जो 8 वैल्यूज हैं वो हमारे पास जो 8 वैल्यूज आ रही हैं वो 27 से लेकर 35 की रेंज में ही आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा 30 इयर्स ऑफ एज के जो फाइटर्स थे उन्होंने फाइट जीती है। तो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 27 के बाद जो फाइटर्स होते हैं, जब फाइटर्स की एज 27 या 27 के बाद प्लस हो जाती है तो उनकी जो फाइटिंग स्किल्स हैं वो काफी इंप्रूव कर जाती है, मैक्सिमम लेवल पे होती है, उनका एक्सपीरियंस भी काफी नेक्स्ट लेवल पे होता है। तो जो लीस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है वो 26 है और हमारे पास जो विनिंग नंबर्स आ रहे हैं वो 72 है। तो हम इससे देख सकते हैं कि हमारे पास जो 27 से बिलो 27 एज है उनमें जो विनिंग वैल्यूज जो वो काफी कम है, जिसका मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस है वो उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, फाइटिंग स्किल उनकी उतनी मैक्सिमम लेवल पे नहीं होती। और दूसरा कि उनकी जो फाइटिंग स्किल्स हैं, जो स्पीड होती है जिस स्पीड से वो लड़ते हैं, तो वो भी उनकी मैक्सिमम लेवल पे नहीं होती, पीक वैल्यू उनकी नहीं होती, पीक फाइटिंग स्किल नहीं होती। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रेड के लिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर हम रेड के लिए एनालाइज करें तो अगेन हमारे पास 32 इयर्स ऑफ एज के जो फाइटर्स थे उन्होंने 169 फाइट्स जीती हैं और 30 इयर्स ऑफ एज के जो फाइटर्स थे उन्होंने 156।
33 ने 141, 28, 116। और इसमें भी अगर हम मिनिमम एज देखें तो हमारे पास 27 आ रही है। तो जो रेंज है 27 से 35 तक, हमारे पास मैक्सिमम फाइटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज आ रही हैं कि उन्होंने मैक्सिमम जो एज थी, रेंज है 27 से 35 तक, उन फाइटर्स ने सबसे ज्यादा फाइट्स जीती हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 27 के बाद जो फाइटर्स हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनके जो स्किल है, फाइटिंग स्किल, जो स्पीड होती है, तो वो काफी बेहतरीन होती है। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड फाइटर्स जो कि यंगर है 35 से। तो उनको हम देख लेते हैं कि जो बिलो 35 हैं वो कितने हैं, अबव 35 हैं वो कितने हैं। तो उसके लिए फिग तो अबव 35, इफ जो डाटा है वो, अगर हमारे पास जो एज है वो 35 से ज्यादा होगी तो अबव 35, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एल्स बिलो 35। तो फॉर आई इन डी एफ डॉट, सबसे पहले हम ब्लू के लिए कर लेते हैं। तो बी एच, ओके मैन, डी एफ वी इज इक्वल टू, तो जो वैल्यूज हैं उसको हम डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जो वैल्यूज हैं वो हैं अबव 35 में। can't plot x is equal to df b और x is equal to 0। oh हम रेड के लिए भी साथ बना लेते हैं। तो उसके लिए plt डॉट y लेबल नंबर ऑफ फाइटर्स, कलर ब्लू और फॉन्ट साइज इक्वल टू 15। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्लू की जगह रेड और
RH ओके। तो डाटा के मुताबिक हमारे पास जो बिलो 35 वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर हम ऑब्जर्व करें अबव 35 को, तो रेड फाइटर्स जो है वो उनकी एज जो है ब्लू फाइटर्स के अबव 35 के मुताबिक ज़्यादा है, और जो बिलो 35 है वो ऑलमोस्ट सेम है उनकी वैल्यूज। या फिर अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो ब्लू फाइटर्स हैं उनकी एज जो है बिलो 35 की ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो ब्लू फाइटर्स हैं वो यंग है, और जो रेड फाइटर्स हैं वो थोड़े उनमें अबव 35 फाइटर्स की तादाद ज़्यादा है। नेक्स्ट अब हम एज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो DF मैं एक और कॉलम बनाता हूँ एज डिफरेंस का, इक्वल टू DF डॉट बी एज माइनस DF डॉट आर एज। DF जो फाइटर्स हैं जिनकी एज बिलो 35 है, ओवरऑल MMA जो है ये एक ब्रूटल स्पोर्ट है फॉर ओल्डर गाइज एंड कैन लीव देम विद लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इंजरीज। काफ़ी मतलब लाइफ लॉन्ग इंजरीज हो सकती हैं। रिसेंटली अभी कॉनर मैकग्रेगर की इंजरी हुई थी, जो हम अगर आप UFC देखते हैं तो काफ़ी लाइफ लॉन्ग इंजरीज हो जाती हैं स्पोर्ट में, जो कि ओवरऑल MMA को ब्रूटल स्पोर्ट बनाता है। तो DF एज डिफरेंस, और साथ हम देख लेते हैं विनर। नॉट ग्रुप बाय नॉट मीन। तो हमारे पास एज डिफरेंस आ गया, जिसमें ब्लू की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1.45, ड्रॉ की वैल्यू हमारे पास एज डिफरेंस के मुताबिक आ रही है -1.55, और नो कॉन्टेस्ट जो है वो 0.05, और रेड में 0.27। एज काफ़ी मैटर करता है, और यूथ होने का काफ़ी एडवांटेज होता है, जो कि हम देख सकते हैं। हाइट जो है ये भी काफ़ी एक मेजर एडवांटेज है MMA में, कि ज़्यादा हाइट होगी तो मोर इज द रीच, मीनिंग कि ज़्यादा टॉलर फाइटर जो होगा वो डिस्टेंस रखकर फाइट कर सकता है, अटैक कर सकता है, कीपिंग themselves safe from the hitting zone। तो अभी हम हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो उसके लिए फिग AX is equal to T dot subplots 1 2 fig size is equal to 15 5 SNS dot dist plot DF dot B DF dot B height। तो bins is equal to 20, AX is equal to AX 0। ये हमारे पास आ जाएगी हाइट के लिए ब्लू जो फाइटर्स हैं। वन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगी रेड के लिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइट है वो जो ब्लू फाइटर्स हैं उनकी हाइट ऑलमोस्ट 181-182 हमारे पास पीक पे आ रही है। जो ज़्यादा फाइटर्स हैं उनकी जो हाइट है वो 181-182 है, और जो रेड फाइटर्स हैं उनकी हाइट ऑलमोस्ट 178 के करीब आ रही है, या 178।
नेक्स्ट अब हम इसको अगर कंबाइन करके तो fig ax is equal to plt dot subplots df height shade is equal to true, color is equal to Indian red, label is equal to red. Shade true और लेबल ब्लू। तो हमारे पास डिफरेंस क्लियर है। यहाँ पर जो y एक्सिस है वो डेंसिटी दिखा रहा है, जो x एक्सिस है वहां पर हमारे पास वैल्यूज आ रही है। नेक्स्ट अब हम हाइट डिफरेंस कर लेते हैं। तो हाइट डिफरेंस का एक कॉलम और उसमें वैल्यू हम डिफरेंस माइनस करेंगे, जो ब्लू फाइटर की हाइट है माइनस रेड फाइटर की हाइट, और हमारे पास जो वैल्यू जो रिजल्ट होगा वो सेव हो जाएगा हाइट डिफरेंस कॉलम में। तो df डॉट बी हाइट माइनस df डॉट आर हाइट। हाइट डिफरेंस और लास्ट टाइम की तरह हम विनर भी साथ देख लेंगे। तो डॉट ग्रुप बाय विनर डॉट मीन। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ब्लू फाइटर्स के लिए 0.11, जो ड्रॉ है वो 2.44, नो कॉन्टेस्ट वाले माइनस 1.41, और रेड के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 0.05। तो टॉलर फाइटर हैज एन एडवांटेज एंड ऑन एवरेज विंस। जो टॉलर फाइटर्स होते हैं उनको काफी एडवांटेज है, और अगर हम एवरेज निकालें तो वो टॉलर फाइटर्स जो है वो ज्यादा जीतते हैं। ऑफ कोर्स अनलेस यू आर रॉकी फाइटिंग ड्रैगो, अगर आप कोई टफ फाइटर है तो ऑब्वियसली आप टॉलर जो फाइटर्स हैं उन पर भी समहाउ उनको भी डोमिनेट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द फाइटर्स आर विनिंग। 3 तरीके हैं फाइट MMA में जीतने के। नंबर 1 जो रिजल्ट है वो डिसीजन के थ्रू होते हैं। जो डिसीजन है ये रिजल्ट ऑफ द फाइट जो कि हमें जजेस प्रोवाइड करते हैं। जजेस जो है वो स्कोर कार्ड्स देख रहे होते हैं, कंप्यूट कर रहे होते हैं, और लास्ट में जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस जिस रिजल्ट पे एग्री कर जाए तो वो फाइटर जीत जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सब, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट में देख चुके हैं, जिसका मतलब है कि जो कि रेफर करता है टैप आउट को, टैप आउट और टैपिंग आउट। और कोई भी ओपोनेंट जो सबमिशन या मतलब किसी लॉक लगने की वजह से टैप आउट कर लेता है, वो हार मान लेता है कि तो उस टाइम मैच जो है वो एंड हो जाता है। कि फाइटर जब खुद हार मान लेता है, टैप आउट कर देता है, तो मैच जो है जो ओपोनेंट होता है उसका, तो वो फाइट जीत जाता है। और थर्ड हमारे पास तरीका है KO या फिर एक और TKO। तो KO का मतलब है नॉकआउट, जिसमें फाइटर जो है वो नॉकआउट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और जो ओपोनेंट होता है ऑब्वियसली वो फिर ओपोनेंट विनर कंसिडर किया जाता है, ओपोनेंट जो है वो विनर होता है। और जो TKO है वो इसको कहते हैं टेक्निकल नॉकआउट, जिसमें रेफरी जो है वो मैच को रोक लेता है। जब रेफरी को ये फील होता है कि जो दोनों फाइटर्स में से कोई एक फाइटर जो है वो इस कंडीशन में है कि अब वो फाइट को कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो रेफरी मैच को रोक लेता है, और जो ओपोनेंट होता है वो
विनर कंसीडर किया जाता है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखते हैं टेम्प इज इक्वल टू डी एफ विन बाय। अब हम विन बाय का ग्राफ बनाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने जो ग्राफ बनाया था जिसमें हमने ब्लू और रेड का कंपैरिजन किया था, इस तरह हम देखते हैं कि जो कौन सी टेक्निक है जो कि काफी डोमिनेंट है फाइटिंग जीतने के लिए। तो डी एफ विन बाय वैल्यू काउंट्स, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। विन बाय और डेटा टेम्प वैल्यू 01.6, टाइटल है हाउ द फाइटर्स आर विनिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनोटेशन साइज 20, शेडो फॉल्स, टेक्स्ट है विन बाय वैल्यूज 0.5 0.5। ओके सही। तो अब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। तो 49.3 जो आउटकम्स हैं हमारे पास वो डिसीजन के थ्रू हुए हैं, जिसमें जजेस ने रिजल्ट प्रोवाइड किया है, डिसाइड किया है कि कौन सा फाइटर जो है वो विनर है। और टोटल अगर हम नंबर्स देखें तो 720 ऐसे फाइटिंग रिजल्ट्स हैं जो कि डिसीजन के थ्रू हुए। और KO या TKO जो कि नॉकआउट हो गए, या फिर TKO जिसमें रेफरी ने मैच को रोका, तो उसमें टोटल हमारे पास 31.3 ऐसी फाइट्स हैं जिसमें KO या TKO के जरिए रिजल्ट आउटकम हमारे पास आया। और टोटल अगर हम नंबर्स देखें तो 458 ऐसे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, या ऐसी फाइट्स हैं जिनमें KO या TKO के थ्रू हमारे पास रिजल्ट आया। और लास्ट में 19.4 जो है रिजल्ट्स, 19.4% जो रिजल्ट हैं वो सबमिशन के थ्रू हमारे पास आएंगे। या नंबर्स अगर हम देखें तो 283 ऐसी फाइट्स हैं जिनमें रिजल्ट्स जो है वो थ्रू सबमिशन आउटकम निकला है। तो काफी इंफॉर्मेटिव ग्राफ। तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एज फॉर रेड फाइटर्स। तो SNS डॉट फेस ग्रिड DF डॉट DF कॉमा ऑन इज इक्वल टू विन बाय। G डॉट मैप, ओके मैंने G इज इक्वल टू G डॉट मैप PLT डॉट हिस्ट और एज wins is equal to 20। ओके तो रेड फाइटर के लिए जब अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास जो डिसीजन के थ्रू रिजल्ट्स आए हैं वो 30 से 35 की रेंज में हमारे पास ज्यादा रिजल्ट्स हैं। और सबमिशन में जो हमारे पास वैल्यूज डिसीजन के लिए तो कम है डिसीजन के मुताबिक, लेकिन अगर हम पीक वैल्यू देखें सबमिशन में तो एज जो है वो ऑलमोस्ट 27 है, 27-28 जो कि जीते हैं थ्रू बाय सबमिशन। और अगर हम KO या TKO देखें तो ये हमारे पास 3 पीक वैल्यूज आ रही हैं। हम एज्यूम कर सकते हैं कि 29, 33 और 35, तो ये 3 एज जो है ये डोमिनेट कर रही हैं बाकी एज वैल्यूज के मुताबिक, जो कि
हमें दिखा रहा है कि जो KO या TKO से जीते हैं फाइटर्स। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी एनालिसिस करते हैं।